शिखरगढ़ नामक राज्य में श्रीचंद्र नाम का राजा राज किया करता था। राजा श्रीचंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम आदिराज था। राजा ने अपने पुत्र को बाल्यावस्था में ही गुरुकुल भेज दिया था शिक्षा प्रदान करने के लिए। जब राजकुमार गुरुकुल से वापस आया तो वो अब बहुत समझदार और नौजवान हो चुका था। महाराज को आशा थी जब उनका पुत्र राजगद्दी संभालेगा तो वो इस राज्य का पालक होगा। एक दिन महाराज ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मेरे प्रिय राजकुमार, तुम्हें तो पता ही है, अब मेरे बाद तुम्हें ही राज सिंहासन संभालना है, तुम्हें ही राजा बनना है। अब तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हो गई है और तुम समझदार भी हो गए हो, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि तुम राजगद्दी संभालने से पहले इस संसार का भ्रमण कर लो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि तुम इस भ्रमण से बहुत कुछ सीख पाओगे। यह तो आप सही कह रहे हैं पिताश्री, भ्रमण करने से तो अधिक ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। हाँ, तुम्हें इस तरह के अनुभव प्राप्त होंगे जो राजमहल में रहकर नहीं हो सकते, और वे सभी अनुभव राजा बनने के बाद तुम्हारे बहुत काम आएंगे। इस भ्रमण के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जनता के सुख दुख क्या हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा पिताश्री। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस सफर में तुम्हें राजकुमार बनकर नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य बनकर जाना होगा। किसी को भी इस बात का पता न चले कि तुम एक राजकुमार हो। जी पिताश्री, मैं साधारण मनुष्य की तरह ही जाऊंगा। इसके अलावा महल से निकलते हुए तुम्हारे पास कुछ भी धन नहीं होगा और ना ही सवारी करने के लिए घोड़ा। धन कमाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। इससे तुम समझ सकोगे कि हमारी राज्य या अन्य राज्य के गरीब लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। इसके अलावा जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा कमाया हुआ धन भी होना चाहिए। तुम इस सभी में सफल हुए तो मैं समझूंगा कि राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी सभी शर्तों को पूरा करके लौटूंगा। राजकुमार ने अपने पिता को वचन देकर देश की यात्रा करने की तैयारियां शुरू करने लगा। राजकुमार के महल छोड़कर जाने की जानकारी जब महारानी को पता चली तो वो बहुत परेशान हुई। पुत्र, तुम कुछ समय पहले ही तो गुरुकुल से आए हो, अब फिर यात्रा पर निकल जाओगे। हम सब तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? माँ, मुझे ये एक बहुत अच्छा अवसर मिला है। मैं संसार के भ्रमण पर निकलूंगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस यात्रा का अनुभव मेरे लिए बहुत आवश्यक है। राजकुमार ने अपनी माता को समझा बुझाकर यात्रा पर जाने की अनुमति ले ली। अगली सुबह होते ही अपनी वेशभूषा बदलकर राजकुमार देश की यात्रा पर निकल पड़ा। राजकुमार के पास ना तो कीमती वस्त्र थे, ना ही घोड़ा और ना ही कोई धन। राजकुमार एक साधारण मनुष्य के भेष में निकल पड़ा। चलते चलते राजकुमार ने काफी रास्ता तय कर लिया था।
रास्ते में पहुंचकर राजकुमार सोचने लगा। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। यहाँ कोई वृक्ष भी नहीं है। अगर कोई फलदार वृक्ष होता तो मैं फल भी खा लेता और उसके नीचे थोड़ा आराम भी कर लेता। मुझे और आगे चलना चाहिए, क्या पता कोई वृक्ष दिखाई पड़ जाए। चलते चलते राजकुमार एक जंगल में पहुंचा। जंगल में फलदार वृक्षों को देखकर राजकुमार उत्साहित हो उठा और कहने लगा, अरे वाह, यह तो बहुत बड़ा जंगल है और फलदार वृक्ष भी है। कुछ तोड़कर खा लेता हूँ और कुछ तोड़कर रख भी लेता हूँ ताकि रास्ते में भूख लगे तो फल खा। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ा जंगल है और फलदार वृक्ष भी है। कुछ तोड़कर खा लेता हूँ और कुछ तोड़कर रख भी लेता हूँ ताकि रास्ते में भूख लगे तो फल खा सकूँ। किसी गांव तक पहुँच जाऊँ तो आगे विचार करूँगा कि क्या करूँ। राजकुमार ने फल खाकर अपनी भूख शांत की और कुछ फल तोड़कर अपनी जेब में रख लिए और फिर वो आगे को बढ़ चले। चलते चलते राजकुमार को कुछ थकावट महसूस होने लगी, लेकिन वो बिना रुके चलते रहे। कुछ दूर पहुंचने पर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। जैसे ही राजकुमार गांव पहुंचे, उन्हें एक आदमी अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह राजकुमार से कहने लगा, भाई, तुम कोई अनजान आदमी मालूम होते हो। पहले कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। क्या तुम काम की तलाश में आए हो? आपने ठीक पहचाना श्रीमान, मैं काम की ही तलाश कर रहा हूँ ताकि कुछ धन कमा सकूँ और अपना सफर आगे बढ़ा सकूँ। राजकुमार की बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। वो राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आया। किसान के घर में उसकी पत्नी व 2 बच्चे थे। जंगल से आते हुए राजकुमार ने जो फल अपनी जेब में रखे थे, उन फलों को निकालकर राजकुमार ने उन बच्चों को दे दिए। फल पाकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर उस किसान की पत्नी ने भोजन परोसा। दोनों ने भोजन किया और फिर वो किसान राजकुमार से कहने लगा, मेरा नाम धर्म प्रकाश है। मैंने कुछ समय पहले ही गांव में थोड़ी जमीन खरीदी है और अब मैं उस पर खेती करना चाहता हूँ, लेकिन वह जमीन बहुत बंजर है। मैं उसको उर्वरक नहीं कर सकता। इस काम को तुम करोगे? हाँ, मैं इस काम को जरूर करूँगा। जब वो जमीन खेती करने के लायक हो जाएगी और उस पर बीज बो दिए जाएंगे तो तुम इस काम को छोड़कर जा सकते हो। तुम्हारी इस मेहनत के बदले में मैं तुम्हें इतना धन अवश्य दूंगा कि तुम अपनी आगे की यात्रा कर सकोगे। ठीक है भाई, मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगा। अगली सुबह राजकुमार उस किसान के साथ उसके खेत जा पहुंचा। वह जमीन सच में बहुत बंजर थी। राजकुमार ने अपनी कुदाल संभाली, वह खेत में काम करने लगा और वो किसान वापस अपने घर चला आया। खेत पर काम करते समय राजकुमार की कुदाल किसी धातु से टकराई। वह एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज कैसी है? राजकुमार ने जब ऊपर से मिट्टी हटाई तो वह आश्चर्य होकर बोला, अरे, इसमें तो सोने की असरफियां हैं। राजकुमार ने उस घड़े को वापस मिट्टी में दबा दिया। वह फिर से खेत में काम करने लगा। शाम होते होते राजकुमार ने मिट्टी को समतल कर दिया था। वह बीज बोने के लिए क्यारियां भी बना दी थी। अब राजकुमार को कुछ थकावट भी महसूस होने लगी थी। जब वह खेत से निकलकर एक पेड़ की छांव में आया, तब तक वो किसान भी अपने घर से वापस आ गया था।
किसान ने राजकुमार की तारीफ करते हुए कहा, अरे भाई, तुमने तो खेत को ऐसा बना दिया है जैसे यह जमीन कभी बंजर रही ही ना हो। दूसरे दिन जब बीज बोने की बारी आई तो राजकुमार ने उस किसान को घड़ा दिखाते हुए कहा, यह लो भाई, मुझे तुम्हारे खेतों से ये सोने की असरफियों से भरा घड़ा मिला है। तुम तो बहुत ईमानदार हो भाई। अगर तुम चाहते तो घड़े को निकालकर यहाँ से भाग जा सकते थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। इस घड़े में जितनी असरफियां हैं उनमें से आधी मैं तुम्हें इनाम स्वरूप देता हूँ। यह घड़ा आपके खेत से निकला है, यह संपत्ति आपकी है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। नहीं भाई, इनमें से आधा हिस्सा तुम्हें रखना ही पड़ेगा। राजकुमार के बहुत मना करने के बाद भी वो किसान नहीं माना। वह उस घड़े से आधी असरफियां निकालकर राजकुमार को दे दी। वो किसान वापस घर चला गया और राजकुमार सोचने लगा, अरे हाँ, मुझे याद आया, इस गांव का जमींदार अपना फलों से लदा बगीचा बेच रहा है। क्यों ना मैं इस धन से वो बगीचा खरीद लूं। राजकुमार ने जमींदार से वो बगीचा खरीद लिया। गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपना जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते थे। राजकुमार ने उन सभी लोगों को अपने बगीचे में काम दे दिया। उन लोगों का काम ये था कि पौधों में पानी डालते, फल तोड़ते और उन्हें बाजार में बेचते। राजकुमार को उस गांव में रहते हुए काफी समय बीत चुका था। अपने बगीचे की देखभाल करते हुए राजकुमार उस किसान की खेतों की भी रखवाली करता। एक दिन राजकुमार उस किसान से कहने लगा, श्रीमान, आप तो जानते ही हैं कि मुझे यहाँ रहते काफी समय हो गया है। अब मैं आगे का सफर तय करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरे पीछे मेरे बगीचे का ख्याल जरूर रखेंगे। अब तो हम मित्र बन गए हैं। मैं अवश्य तुम्हारे बाग की निगरानी करूंगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। राजकुमार अब फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। अब राजकुमार के पास धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बगीचे से बहुत मुनाफा हुआ था। राजकुमार ने एक अच्छी नस्ल का घोड़ा भी खरीद लिया था, जिससे उनको यात्रा करने में आसानी होने लगी। अब राजकुमार के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो कोई काम नहीं करते। वो गांवों को जाते, लोगों से मिलते, भ्रमण करते, उनसे बात करते और वापस यात्रा शुरू कर देते। अब राजकुमार को भ्रमण करते काफी समय हो गया था। वह अपने माता पिता की याद भी सताने लगी। फिर राजकुमार ने सोचा, अब मुझे अपने राज्य वापस लौट जाना चाहिए। मेरे पास बहुत सा धन भी इकट्ठा हो गया है और मैं पूरा देश भी घूम चुका हूँ। जब राजकुमार अपने राज्य की ओर लौट रहा था तो उसे कोतवाली के सामने बहुत भीड़ इकट्ठा दिखाई दी। कोतवाली के सामने रुककर वो उस भीड़ में जा पहुंचा। बहुत से लोग एक बुढ़िया को घेर कर खड़े थे। वो बुढ़िया जोर जोर से रो रही थी। राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अरे काकी, तुम यहाँ कोतवाली के सामने बैठकर रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं बेटा, कोतवाल ने मेरे बेटे को कारागार में बंद कर दिया है। वह मुझसे रिश्वत के तौर पर 500 असरफियां मांग रहा है। अब तुम ही बताओ, मैं गरीब बुढ़िया इतने सारे पैसे कहां से लेकर आऊं? अरे काकी, तुम ये बताओ,
तुम्हारे बेटे को कारागार में क्यों डाल दिया गया है? बेटा, हमारे गांव में अक्सर लुटेरे लूटपाट किया करते थे, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उन लुटेरों का डटकर सामना कर सके। लेकिन मेरा बेटा बहुत बहादुर है, उसने उन लुटेरों का डटकर सामना किया। लुटेरों के साथ हुई हाथापाई में एक लुटेरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। अब होना तो ये चाहिए था कि मेरे बेटे को शाबाशी दी जाती व उन लुटेरों को कारागार में डाला जाता, लेकिन कोतवाल साहब ने मेरे बेटे को ही कारागार में डाल दिया। अब मेरे बेटे को छुड़वाने के लिए कोतवाल मुझसे रिश्वत मांग रहा है। गांव की इकट्ठा भीड़ ने बुढ़िया की हाँ में हाँ मिलाई। आप सभी लोग अपनी न्यायपालिका से कोतवाल की शिकायत क्यों नहीं करते? न्यायपालिका के अधिकारी भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो हमारी नहीं सुनते। वो और कोतवाल ये सब मिले हुए हैं। राजकुमार ने अपनी असरफियों की थैली उस बुढ़िया को देते हुए कहा। काकी, तुम ये असरफियां कोतवाल को देकर अपने बेटे को छुड़वा लो। वह राजकुमार ने गांव के लोगों से कोतवाली व न्यायपालिका के लोगों का नाम व पता मालूम कर लिया। अपने महल की ओर लौटते हुए राजकुमार उस किसान से मिलने के लिए निकल पड़ा। उस गांव पहुंचकर राजकुमार अपने बाग को देखकर बहुत खुश हुआ। वो किसान से कहने लगा, अरे भाई, तुमने तो बगीचे की बहुत अच्छे से देखभाल की है। तुम्हारा बहुत बहुत आभार मेरे मित्र। इस बाग के फल बहुत मीठे और अच्छे हैं। बाजारों में ये फल बहुत अच्छे दामों में बिकते हैं। ये लो असरफियों की पोटली। बगीचे के सारे खर्चे निकालने के बाद इतनी असरफियां बची हैं। तुम इसका इस्तेमाल अपने सफर के लिए कर सकते हो। मित्र, तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी हैं। मेरे पिताश्री ने कहा था जब मैं सफर से वापस आऊं तो मेरे पास धन होना चाहिए। इसके बाद राजकुमार ने उस किसान को अपनी सारी कहानी सुना दी। उस किसान ने राजकुमार की वास्तविकता जानकर बहुत आश्चर्य से कहा, राजकुमार, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे कभी भी अपने खेतों में काम नहीं करवाता। मित्र, मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं राजकुमार जरूर था, लेकिन जब मैं महल से निकला तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तुमने मुझे अपने खेतों में काम देकर मुझ पर एहसान किया था। तुम्हारी वजह से मैं इतना योग्य बन पाया हूँ। मैं अपने पिता को दिया वचन पूरा कर सका। राजकुमार की बात सुनकर अब किसान थोड़ा निश्चिंत हो गया था। वह उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजकुमार ने फिर से कहा, मित्र, अब तुम मेरे इस बगीचे के मालिक हो। इस बगीचे में काम करने वाले लोगों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपने मुझे मित्र कहकर मुझ पर उपकार किया है। मैं आपके बगीचे का विशेष ध्यान रखूंगा। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद राजकुमार अपने महल पहुंच गया। राजकुमार को देखकर महाराज व रानी बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार ने अपने साथ लाई हुई असरफियों की थैली को महाराज को देते हुए कहा, पिताश्री, आपके कहे अनुसार मैंने एक साधारण व्यक्ति के रूप में पूरे देश का भ्रमण कर लिया है। हमारे देश में बहुत से लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के कुछ कर्मचारी अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं। पुत्र, तुमने अपने भ्रमण में क्या क्या देखा? हमें विस्तार से बताओ। पिताश्री, मैं नगर के कोतवाल और न्यायपालियों की बेईमानी तो अपने आंखों से देख कर आ रहा हूँ।
बेटा, हम जानते हैं इन सभी समस्याओं को जानने के लिए तुमने कई कष्ट उठाए हैं, लेकिन इन सभी बातों से हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हम अभी आदेश करेंगे कि राज्य में गुरुकुल और पाठशालाएं खुलवाई जाएं, उचित स्थान पर कुएं और तालाब खुदवाए जाएं, अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए और राज्य के कर्मचारियों को ईमानदारी से कार्य करने का आदेश भी दिया जाए। कोई भी कर्मचारी रिश्वत लेते या बेईमानी करते पकड़ा गया तो उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में महाराज के आदेश का पालन होने लगा। राजकुमार व महाराज कभी कभी अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकलते। अपनी जनता को खुश देखकर महाराज व राजकुमार बहुत प्रसन्न होते। अब पूरा राज्य खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था।